मेरा क्वेश्चन था क्या, एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि भाई छोटे पार्टिकल्स यानी माइक्रोस्कोपिक SCOPIC, राइट। माइक्रोस्कोपिक जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, बेटा एटम हो गया, कोई मॉलिक्यूल ले लिया जैसे H2O, एटम जैसे हीलियम, ये जैसे H2O। तो ये सब ऑब्जेक्ट के लिए जो इतनी छोटी हैं कि हमें दिखती भी नहीं है, माइक्रोस्कोपिक, इनके लिए तो वेव नेचर का कोई सिग्निफिकेंस है। H/mv किया, यहाँ से आप वेवलेंथ निकालोगे, इनका तो सिग्निफिकेंस है बेटा। लेकिन जब बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हाजमोला की गोली होती है ना छोटी सी, या फिर आप एक टेनिस बॉल ले लो, या फिर एक बड़ा सा कोई पत्थर ले लो, इन सब के लिए बेटा जो बड़े पार्टिकल्स है जिनको मैक्रो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सो देयर इज नो मीनिंग, सब लोग म्यूट कर लो प्लीज, देयर इज नो मीनिंग ऑफ वेव नेचर फॉर देम। कारण क्या है कि बिल्कुल सही कि जब आप मास काफी बड़ा कर देते हो तो H/mv का वैल्यू, मास बहुत बड़ा है बेटा, तो मास बहुत बड़ा कर देने से क्या होता है, जो वैल्यू है वेवलेंथ की वो बहुत कम आ जाती है। और जब बहुत कम आ जाएगी तो वो प्रैक्टिकली मेजरेबल नहीं है, सिग्निफिकेंट उसका कुछ भी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में आप अगर स्पीड और मास उनका रख करके वैल्यू निकालो, जैसे आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर बोहर वाले फॉर्मूले से अगर आपने जो कैलकुलेट किया था, रफली अगर मान लो 10⁶ मीटर पर सेकेंड भी है, तो उसका आप निकाल करके देखोगे तो आपको लैम्डा डी का वैल्यू H/mv, H का वैल्यू लगभग मैं मान ले रहा हूँ 10⁻, सिर्फ 10 का पावर देखूंगा, ठीक है, -34 जूल सेकेंड, और होल डिवाइडेड बाई बेटा मास आपको मालूम है -31 के ऑर्डर का होता है, और स्पीड 10⁶ के ऑर्डर का। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो जब जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो बेटा H/m/v को, ठीक है, तो आप देखो कितना आ रहा है, ये लगभग ये आपका आ गया अराउंड -34 + 31 एंड -6 10 के सर पावर में, -9 आ जाएगा। हाँ -9, 6 × 10 की पावर -9 का मतलब नैनोमीटर, या फिर और थोड़ा अगर चेंज हुआ तो एंगस्ट्रॉम, ये इसके आसपास है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन्हीं के ऑर्डर के आसपास हमारा यानी एंगस्ट्रॉम के ही आसपास अगर आपको याद हो तो एक्सरेज वगैरह का भी चीज है जो कि हम बहुत प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ठीक है ना। एक्सरेज का भी वेवलेंथ आता है उनके आसपास। तो देखो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ले ले जो 1 kg का हो, और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो हम इसको कोई लाइट का स्पीड तो दे नहीं सकते, इनका स्पीड तो बहुत ही कम रहेगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन का स्पीड। तो मान लो मैंने बहुत पावर लगा के फेंक दिया तो पता चला कि बहुत ज्यादा पावर लगाया तो 1000 मीटर पर सेकेंड, जो कि इतना भी आसान नहीं है, बहुत टफ है ये। मान लो बहुत कुछ कर दिया इतने के बाद, तब भी देखो आप 6 × 10⁻34 होल डिवाइडेड बाई मास 1 kg, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई स्पीड कितना था, तो 1000 यानी 10⁻3, तब भी देखो कितना आ रहा है ये वैल्यू, -31। तो किसी काम का नहीं है ये इतना कम है कि इसको मेजर भी नहीं किया जा सकता है। हमारे पास ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी सहायता से हम इसका कोई भी ऑब्जर्वेशन ले सके, तो हमारे लिए प्रैक्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। तो इसलिए कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया से पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से सोच करके बोलेंगे इस पे कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं बेटा उनके लिए वेव नेचर सिग्निफिकेंट है, उनके लिए फिजिकल मीनिंग है, उसका कोई उपयोग है, मीनिंगफुल है। जबकि बड़े पार्टिकल्स के लिए इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि
डी ब्रॉय का फॉर्मूला उनके लिए नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगाएंगे, उनका भी वेवलेंथ निकालेंगे, लेकिन उस वेवलेंथ का हम करेंगे क्या, कोई उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ठीक है, तो जो जो भी वेव नेचर है उसका सिग्निफिकेंस कहाँ पे है, छोटे पार्टिकल्स के लिए। ठीक उसी तरीके से बच्चों, जो हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, ये अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट हमने देखा था कि मिनिमम वैल्यू इसका h/4 पाई है। ये अगर आप बड़े पार्टिकल रख दोगे, बड़े पार्टिकल, बड़े ऑब्जेक्ट रख दोगे मैक्रोस्कोपिक, तो उनके लिए बेटा, क्योंकि इनका साइज मान लो अगर 10 सेंटीमीटर के आसपास का ऑब्जेक्ट है बेटा, तो जब आप यहां से यहां मेजरमेंट कर रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं यहां से वो किसी स्पीड से चल रहा था, से फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड से, और t=1 में वो 10 मीटर आसपास ट्रेवल कर चुका है। मान लो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता भी है, तो मान लो अगर 1 सेंटीमीटर का भी मिस्टेक आपने कर दिया, हालांकि वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर मान लो ऐसा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम आप मेजर करने में, ये अगर आप स्केल से मेजर कर रहे हो, तो मैंने बताया था कि नॉर्मल स्केल से मेजर करने पे आप यहाँ पे मिस्टेक कैसा कर सकते हो, अगर छोटे वाले स्केल का जो हम ज्योमेट्री बॉक्स में लेके जाते हैं, तो मिलीमीटर के ऑर्डर के आसपास हम उसमें मिस्टेक करते हैं। तो बेटा वो जो मिस्टेक है वो इतने बड़े ऑब्जेक्ट के लिए उतना छोटा सा मिस्टेक है, वो हम हमारे लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन के लिए सेंटीमीटर में भी मिस्टेक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इतने छोटे से डिस्टेंस में तो वो पूरा घूम रहा होता है। आप समझ रहे हो, वो 1 एंगस्ट्रॉम के रेडियस के आसपास लगभग लगभग घूम रहा है, तो उसके लिए सेंटीमीटर तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई। कुछ इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन इतना है और हमने मेजरमेंट कुछ किया और मैंने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर का एरर है बेटा, तो इसका डिस्टेंसेज और ये सारी चीजें जो है वो तो एंगस्ट्रॉम के आसपास है ना, जो भी इसके अराउंड चारों तरफ घूम रहा है, और गलती से मैंने मिस्टेक सेंटीमीटर में कर दिया, तो इट इज टू ह्यूज फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। इतना छोटा है कि इसके लिए 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ी क्वांटिटी है बेटा, ये तो इतने छोटे में ही घूम लेता है पूरा। तो इसका भी जो एरर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है बेटा, इसका भी मायने तभी है जब पार्टिकल का डायमेंशन बहुत कम हो, माइक्रोस्कोपिक के लिए। तो बेटा दोनों का ही वेव नेचर, एंड ये नोट पॉइंट है आपके लिए, वेव नेचर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल, अप्लीकेबल तो सब पे है, फॉर बोथ, बोथ का मतलब बड़े ऑब्जेक्ट यानी मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। बेटा मैक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत बड़े बड़े, माइक्रोस्कोपिक का मतलब छोटे छोटे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम। आ रहा है बात समझ में बच्चों? सर यस। यस सर। एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया बेटा, ठीक है, ईटीसी। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए, दोनों के लिए वैलिड है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, किसी भी महत्व का, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ओनली।
right? So but it have physical significance for microscopic objects only. ये एक important चीज है, सर ठीक है? हाँ बेटा। सर जो ऊपर माइक्रोस्कोपिक के लिए इतनी कम वेवलेंथ आई थी, तो इसका मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा होती है माइक्रोस्कोपिक में? ऐसा नहीं है, एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है इसमें? सर वो जो आपने स्पेक्ट्रम बताया था ना कि वेवलेंथ कम होती है तो एनर्जी हाँ बढ़ती तो है। वो तो, अरे बाप रे बाप, वो चीज किसके लिए वैलिड है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, समझ रहे हो? सब चीज तो Yes, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन खुद में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ना, समझ गए ना बात? सर यस। तो जब हाँ, तो इसलिए वो ध्यान रखना, मिक्स मत करना दोनों चीजों को, राइट? ये नोट पॉइंट था हमारा। ठीक है, बट इट हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों के लिए लगा तो सकते हैं, बट इसका मायने या इसका महत्व तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही है ना, जो छोटे चीजें हैं, माइक्रोस्कोपिक, एकदम अंडरलाइन कर लो, भूलना मत ये बात, क्वेश्चंस में बहुत बार पूछता है। अच्छा, इसके बाद तो भाई अब ये हो गया कि हाँ, हाइजेनबर्ग ने जो इतनी बड़ी बात बता दी कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक ही साथ आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते, हमेशा एरर होने का चांस है। तो वहां से जब एक्यूरेटली नहीं बता सकते, और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपने एरर एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का भी किया है तो भी बहुत बड़ा एरर किया है पोजीशन मेजर करने में, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जैसे डायमेंशन के लिए अब एक राइट पाथ बताना कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में होगा, वो चीज एकदम गलत हो गया। सो बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द आइडिया ऑफ ऑर्बिट completely fails, right? By uncertainty, भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बोहर का ड्रॉबैक ही तो पढ़ रहे हैं। By uncertainty principle, the idea of orbit completely failed, right? क्यों? Because if position and speed of electron can't be determined accurately, then how to predict the path या ट्रेजेक्टरी जिसको बोलते हैं बेटा, वो कौन से रास्ते से जा रहा है, पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात? तो ये था ड्रॉबैक किसका? बोर थियरी का। अब भाई ये सब तो गड़बड़ हो गया, मतलब ऑर्बिट जैसा कुछ इसका मतलब होता ही नहीं है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब ऑर्बिट नहीं होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है? तो यहां से एक नया वर्ड क्वाइन किया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन को ये मत बताओ कि कहाँ पे है, बल्कि ये बताओ कि किसी एक स्थान पे उसके मिलने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, कितना % चांस है कि वहां मिलेगा वो, उस ड्यूरेशन, उस दिए गए स्पेस के अंदर कितना % चांस है कि वो मिलेगा, प्रोबेबिलिटी। ये बताओ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 सर 1 हाँ, हाफ 1। सर। अरे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकता है ना जी, यस ठीक है? यस मैक्सिमम तो प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है ना, अधिक से अधिक 100% होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना 120%, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1।
ठीक है। तो खैर अब इसके बाद क्या, तो बच्चों ये सारा डिस्कशन होने के बाद अब यहां से इंटरेस्टिंग चीज चालू होता है कि बेटा अब इलेक्ट्रॉन के ये दोनों बिहेवियर, अनसर्टेनिटी एट द सेम टाइम वेव नेचर, ये दोनों को मिला करके, अच्छा वेव नेचर और अनसर्टेनिटी में एक बात और हिडन है, वो कौन सा है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब बेटा याद है ना, इंटीग्रल मल्टीपल का वाला चीज कि h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। तो बेटा ये सारा चीज अनसर्टेनिटी और वेव नेचर ये सब मिक्स करके जो मॉडर्न थियरी बनाई गई, जो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सके, उसके एनर्जी लेवल को बता सके, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अच्छे से जानकारी दे सके कि भाई अगर एटम ऐसे नहीं चल रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से आखिर उसका ओवरऑल अपीयरेंस होगा, उसका पाथ कैसा होगा, या अगर पाथ नहीं है तो ओवरऑल हम कैसे उसको समझेंगे, ये सब के बारे में एक नया ही फिजिक्स डेवलप किया, जिस फिजिक्स को हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटम फिजिक्स। राइट, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं बेटा। तो कहोगे सर और भी कोई फिजिक्स होता है क्या? हाँ जी होता है। कौन सा फिजिक्स है वो? दूसरा फिजिक्स जो अभी तक आप पढ़ रहे हो, क्लासिकल फिजिक्स। बेटा ये जो फिजिक्स है ये 1900 के बहुत पहले तक डेवलप हो चुकी थी, 1900 के पहले तक। ये जो क्वांटम फिजिक्स है या क्वांटम मैकेनिक्स है बेटा, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है फिजिकल लॉज, ठीक है, ये जो इसका डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में प्रपोजल 1925 में इंडिपेंडेंटली बेटा हाइजेनबर्ग और उनकी टीम, राइट, और 1926 में, सॉरी या हाइजेनबर्ग एंड उनका टीम, एंड 1926 में बेटा श्रोडिंगर, श्रोडिंगर ये एक ऑस्ट्रियन, ठीक है ना, ऑस्ट्रियन बेटा, ऑस्ट्रेलियन नहीं है ये, ऑस्ट्रियन। और ये जो हाइजेनबर्ग की टीम थी बेटा ये जर्मन साइंटिस्ट थे, और ये ऑस्ट्रियन 1926। लेकिन जो हमारे बुक में दिया हुआ है वो सिर्फ इनके बारे में दिया हुआ है। तो इन्होंने भी क्वांटम फिजिक्स इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था, ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट में ने भी इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था बेटा। इनका आपस में कोई रोल नहीं था, मतलब आपस में कोई, इन्होंने जो डेवलप किया था उसके अंदर जो मैथमेटिक्स यूज किया था बेटा, मैट्रिसेस का यूज किया था इन्होंने। और इनका जो डेवलपमेंट है वो बेटा ये इंस्पायर्ड थे किससे? मैक्स प्लैंक के क्वांटाइजेशन से इंस्पायर्ड थे, क्वांटाइजेशन वाली बात से, ठीक है, और वेव नेचर की बात से भी बहुत इंस्पायर्ड थे। तो अब मतलब आप समझ लो कि सारे जितने प्रीवियस चीजें हुई तो उसके हिसाब से इन्होंने दिया था, और इन्हीं का इक्वेशन है ये एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, जो आप पढ़ते हो। तो यानी ये पोर्शन हम लोग पढ़ते नहीं है, हालांकि इसके जब रिजल्ट्स देखे जाते हैं, इसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं, तो ये दोनों ही रिजल्ट्स हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जितने भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस जितनी भी आ रही है, जैसे याद है आपको स्पेक्ट्रल लाइंस का मिलना और ये सारी चीजों के बारे में, ये दोनों ही थियरी एक्यूरेट चीजें प्रेडिक्ट करती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर अगर ऐसा बात है कि क्लासिकल, तब तो हम क्लासिकल से कभी भी, क्लासिकल का मतलब समझते हैं, इसमें कौन कौन सा चीज आएगा बेटा? ग्रेविटेशन का जो नियम है, कूलम्ब का जो नियम है, न्यूटन्स लॉज, हाँ सारा न्यूटन्स लॉ वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। और क्या मतलब ये क्या बोलते हैं, ये गैस के बारे में काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, थर्मो बेटा, ये सब का सब पार्ट इसी का है, क्लासिकल फिजिक्स का।
तो क्वांटम फिजिक्स तो अभी आपने कुछ सुना भी नहीं होगा, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है इस टॉपिक को पढ़ाना, क्योंकि आपने कभी वो ऐसी चीजें जो मैं अभी डिस्कस करूंगा वो कभी ना सुनी होंगी, वो पहली बार सुनोगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो फिर भी आपको फील होगा कि बेटा एक चीज को ऊपर ऐसे लगा दिया, अब जो फिजिक्स का लॉ बोलता है कि ये ऐसे रोल करते हुए नीचे आएगा, तो आप इक्वेशन वगैरह लगा के बढ़िया से देख पाओगे, वही चीज दिखाई भी देगा। यहाँ तो ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि आपको दिखता ही नहीं है, जो आपके ऑब्जर्वेशन में ही नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे चीजों के बिहेवियर के बारे में, तो ये दिखता भी नहीं है जो क्वांटम फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। जब दिखेगा ही नहीं तो आपके कॉमन एक्सपीरियंस में रहेगा ही नहीं, तो अब आप बोलोगे फिर कैसे, तो सारा चीज इसमें मैथमेटिकल है बेटा, सब मैथमेटिकल। मतलब इसमें आप बोलोगे सर ये एक्चुअल में कैसा दिखता होगा, तो मैं बोलूंगा कि इसका ये बात मीनिंगलेस है अपने आप में, ठीक है, ये बात अपने आप में मीनिंगलेस है अगर आप ऐसी बातें करते हो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। यस, तो मैं आपको जो डिस्कशन किया अभी तक वो ये बताया बेटा कि जो भी आप क्लासिकल फिजिक्स में सारा डिस्कशन करते हो वो सारा चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो यानी बड़े ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में, उसके मोशन के बारे में, जबकि इलेक्ट्रॉन जैसे चीज के मोशन जो कि बहुत ही छोटा है, जिसको हम देख पाना भी संभव नहीं है, ऐसी चीजों के बिहेवियर के लिए क्लासिकल फिजिक्स कहीं पे भी काम नहीं आता है, उसके लिए क्वांटम फिजिक्स का पूरा ब्रांच काम आता है। अब ये नाम क्वांटम क्यों पड़ा, तो ये इसलिए पड़ा कि इसमें क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का यूज आता है। जैसे आपने देखा कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई हो सकता है, या 2h अपॉन 2 पाई हो सकता है, या 3h अपॉन 2 पाई हो सकता है ना। तो उस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का यूज है बेटा, इसलिए नाम क्वांटम फिजिक्स पड़ा, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे, वो भी किसके बारे में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, जो कि 1 साल के बाद आया था, प्रपोज किया गया था, लेकिन हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो अब हमारे पास पहले चैलेंजेस क्या हैं उनको हम समझ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या सोल्यूशन इसका आया। चैलेंज क्या था, चैलेंज ये था कि जब इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ नहीं होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें जानना है, ठीक है। और चैलेंज ये भी है कि इलेक्ट्रॉन का हमारा ड्यूअल कैरेक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो ये डी ब्रॉय और इनका सारे लोग का बात इंक्लूड करते हुए श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने की कोशिश किया जो दोनों ही बिहेवियर को कंप्लीटली जस्टिफाई करने की कोशिश करे, और इससे आए हुए जो रिजल्ट्स हो वो एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट्स निकल के आए थे उनको ये वैलिडेट भी करे। तो बेटा पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई डेरिवेशन ही नहीं है। मतलब आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो मैं बता दूंगा कि क्या उन्होंने दिया था, क्या मैथमेटिकल चीज, ठीक है। वो मैथमेटिकल चीज क्या लाए उसके पीछे के आर्गुमेंट्स भी हैं जो कि हमारे रीच के अभी बाहर हैं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है वो। लेकिन बच्चों मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो उन्होंने दिया उसका कोई डेरिवेशन नहीं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि बताइए बच्चों कोई डेरिवेशन है क्या कोई डेरिवेशन था क्या ग्रेविटेशनल लॉ का, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि दो पार्टिकल दुनिया में कहीं पे भी हो, उनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींचते हैं, और उसका जो वैल्यू है वो कितना है, gm1m2 अपॉन r²। क्या इसका कोई डेरिवेशन है? बिल्कुल नहीं, कहीं से डिराइव किया गया है? एकदम नहीं। जैसे ये एक लॉ है, इसको डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है और ना तो ये डिराइव किया गया है, उसी तरीके से बेटा जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो क्वांटम फिजिक्स का जो इक्वेशन है ये डिराइव नहीं बल्कि एक फंडामेंटल इक्वेशन है
इसको मान के आप एक्सप्लेनेशन ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप इसको डिराइव करने की कोशिश करोगे बेटा तो डेरिवेशन इसका कोई भी नहीं। तो ठीक है, तो ये बात पहली बात ध्यान में रखना है। मैं ऐसा क्यों बोला, स्पेसिफिकली जानबूझ करके बोला मैंने, क्यों बोला ऐसा, क्योंकि बहुत सारे किताब में जो आप पढ़ोगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लोकल ऑथर्स के, तो उन्होंने पूरे वेव थियरी को डिराइव कर दिया है, पूरे क्वांटम मैकेनिक्स के सारी चीजों को डिराइव कर दिया है। वो बहुत ही गलत चीज है, वो आपके दिमाग को दूसरी जगह लेके जाएगा, इसलिए उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उसके डेरिवेशन पे तो ध्यान ही नहीं देना है। डेरिवेशन है ही नहीं तो बने हैं कैसे, ठीक है। तो वो जबरदस्ती वाली बात है बेटा, वेव नेचर और इसको मिला करके जबरदस्ती वाली चीजें हैं, उस पर ध्यान नहीं है। हाँ, इनको समझना है ये क्या बोलना चाहते हैं, उस इक्वेशन को भी हमें बस नाम सुनना है, जानना है क्या है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन है बेटा, तो मैं आपको पूरा इक्वेशन, बड़ा सा जो इक्वेशन आया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग सभी लोग डालिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल इक्वेशन, राइट। श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। Yes, अब sir. देखो ये कितना खतरनाक है, वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे बच्चों यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये सिंगल के लिए वैलिड नहीं है बेटा, है ना। ये सिंगल के लिए वैलिड नहीं है, ये तो बिल्कुल भी कोई कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इस पर डिपेंड करता है वो कौन सा एटम है उसके हिसाब से। तो ये पूरे जो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, अगर मैं इसको ओरिजिन मान के चलूं, इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं न्यूक्लियस को, तो इनका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा बेटा, x1 y1 z1 स्पेस में। इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा बेटा, x2 y2 z2, यस और नो। यस Yes. इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा बेटा, x3 y3 एंड z3। हालांकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात नहीं हो रही है, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन x4 y4 एंड z4, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनके लिए ऐसे सोचेंगे, ठीक है। तो हालांकि वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ प्रोटॉन हो, यहाँ कुछ और चीज हो, बल्कि ये न्यूक्लियस भी तो एक एंटिटी है ना बेटा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका भी तो कोई ना कोई पोजीशन होगा। आ रहा है बात समझ में? ये Yes. प्लस का भी तो कोई ना कोई पोजीशन होगा, तो ये भी एक एंटिटी है बेटा, इसका भी हम पोजीशन कुछ x5 y5 z5 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इनके इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूं, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये जो इनके पोजीशंस हैं इलेक्ट्रॉन के या पार्टिकल्स के, जो भी पोजीशंस है, ये क्या टाइम के साथ कांस्टेंट रहेंगे या बदलेंगे? सब बदले बदल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि भाई मोशन कर रहे हैं ना ये तो ये रुके थोड़ी ना रहेंगे, भले हमें ढंग से मालूम ना हो इनके बिहेवियर के बारे में, लेकिन है तो ये मूवेबल ऑब्जेक्ट ना, टाइम के साथ तो बदलेंगे ही। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में टाइम भी इंक्लूड करना जरूरी है। तो इनके दो इक्वेशन दिए जाते हैं श्रोडिंगर के, एक है टाइम डिपेंडेंट और एक है टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक। तो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के बारे में हम बता रहे हैं। तो क्या दिया था इन्होंने इक्वेशन, थोड़ा खतरनाक है, डरावना है, देखने में बहुत डर लगेगा, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा इसके बारे में बेटा। तो बेटा एच, ध्यान से देखो, एच बार, इसको बार बोलते हैं, कुछ लोग एच कट प्रोनाउंसिएट करते हैं, एच पे ऐसा एक कट लग जाना, बट उस एक्चुअल में वो एच बार होता है। तो एच बार आई, आई क्या है बेटा, जो बच्चे थोड़ा मैथ्स पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि आई इज एन इमेजिनरी नंबर, आयोटा जिसका वैल्यू -1 होता है, हाँ बिल्कुल, ये इमेजिनरी नंबर है। क्यों इमेजिनरी नंबर है? क्योंकि भाई अगर इसका स्क्वायर करो
तो ये -1 आ रहा है, ये तो गजब हो गया यार। कोई भी नंबर ले लो बेटा, चाहे +1 ले लो तो उसका स्क्वायर कितना आएगा 1, -1 ले लो तो स्क्वायर कितना आएगा 1। तो ये कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से -1 आ जा रहा है? इसलिए बोलते हैं ये रियल नंबर हो ही नहीं सकता, तो ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो बेटा h⁻i इंटू डिफरेंशियल है बेटा, इसको बोलते हैं डेवा। डी नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। डेवा साई बाई डेवा टी, इसको बोलते हैं साई, PSI, साई। ओके, साई। सो डेवा साई बाई डेवा टी इज इक्वल टू, अब मैं लिखने जा रहा हूँ खतरनाक वाला इक्वेशन। सर ये ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना? हाँ कह सकते हो आप, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ उस पर सभी लोग का ध्यान रहे। -h⁻ अपॉन 2m1, m1 का मतलब ये जितने पार्टिकल्स थे ना बेटा, इन सबका अगर मास अलग अलग हो, m1 m2 m3 m4 m5, तो वहां पे हमने m1 एज्यूम किया है, इंटू डेवा स्क्वायर साई अपॉन डेवा x1 स्क्वायर। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का भी लिखेंगे, x का लिख दिया, प्लस डेवा स्क्वायर साई अपॉन डेवा y1 स्क्वायर। उसी तरीके से बेटा हम z का भी लिख देंगे। एक बार फिर से बताइए, XYZ क्या था बेटा? पोजीशन किसी एक इलेक्ट्रॉन का, फिक्स नहीं बेटा, ये टाइम वेरिंग है। ठीक है, सो प्लस डेवा 2 साई बाई डेवा Z1। तो ये तो एक पार्टिकल का हो गया, ये -h बार अपॉन दिस। ऐसे ही फिर ये माइनस दूसरे पार्टिकल के लिए भी लिखेंगे, सेम चीज रिपीट कर देंगे बेटा सर सारा डेवा का। कितने लिख रहे? हाँ बेटा, डेवा हाँ क्या डेवा, उसको डिफरेंशियल मान लो, डिफरेंशिएशन आता है d/dx, यस सर। तो उसके जैसा ही है, लेकिन एक्चुअली डेवा सर साइन वो क्यों जेड लगाते हैं वाले इसे, में मान लो। नहीं होगा क्या बेटा? वो डेवा Z1 उसमें? हाँ Z2 होगा, Z2 वहां पे भी आएगा। तो पहले मैं इसका मतलब समझा रहा था कि जैसे x स्क्वायर है तो आपको मालूम है 2x आता है, तो इसको बोलते हैं d/dx। तो डेवा Yes. जनरली तब यूज होता है जब वर्ड एक पार्शियल डिफरेंशियल का हो, कि भाई x के रिस्पेक्ट में, ये दोनों का फंक्शन है xy, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में जानना चाहते हैं, सिर्फ x। ठीक है, मतलब y को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए। तो अगर Yes, ऐसा होगा तो ये y इंटू 2x हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो होता है एक्चुअल में, उसमें डेवा का वर्ड यूज करते हैं। मैंने बोला ना थोड़ा कंप्लीट मैथमेटिकल है ये चीज, मींस ये थोड़ा डेरिवेटिव है। हाँ बिल्कुल डेरिवेटिव मान सकते हो बिल्कुल। ओके सर। तो उसी तरीके से बेटा, जैसे मैंने बताया पहले पार्टिकल के लिए पूरा इक्वेशन लिखा मैंने, फिर उसी तरीके से बेटा दूसरे पार्टिकल के लिए, यानी ये जो m1 था इसको मैं m2 कर दूंगा, और ये जो x1 था इसको x2, इसको y2, इसको z2 कर दूंगा। यानी दूसरे पार्टिकल की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो Yes, sir. ये और उसी तरीके से डॉट 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 सारे पार्टिकल्स का लिख करके लास्ट में बेटा, सब चीज लिखने के बाद लास्ट में जो सारे पार्टिकल्स का लिखने के बाद, तो बेटा ये बताइए सारे पार्टिकल्स हैं तो डेफिनेटली इनके बीच में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस भी लग रहे हैं, तो इनका कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगा, बोलिए। यस सर। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को V और साई के फॉर्म में, तो V यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो V का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीजें हैं बेटा इसके बारे में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में।
सर ये एनर्जी है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। इतनी क्या ये टाइम डिपेंडेंट हो? टोटल एनर्जी है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की बात हो रही है ना बेटा, तो इन नो सब में सर ये सबका तो सम पता है, आएगा। लेकिन ये टोटल वो एनर्जी है सिस्टम की, वो सबको मिला। हाँ, सबको मिला करके है, टोटल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके सर। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी खुद में क्या होता है बेटा, वो तो एज अ फंक्शन ऑफ इनके रिलेटिव डिस्टेंस होते हैं, है कि नहीं? अगर आपको याद हो तो यस सर। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, के Q1 Q2 बाई आर। याद आ रहा है सबको? यस सर यार। आर क्या होता है बेटा? दो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ही तो होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है यहाँ पे बेटा। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ, अनडाउटेबली इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, कि कौन से डिस्टेंस पे ये सब हैं, क्या उसका भी फंक्शन होता है ये। और वो खुद में किसका फंक्शन है बेटा? जो उनके पोजीशन है वो किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। तो मतलब ये सारा का सारा चीज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हो गया। मैं इसको एक बॉक्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है बेटा इक्वेशन। ठीक है, डॉट 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 का मतलब अदर पार्टिकल सबको इंक्लूड करते हुए। राइट, ये बात ध्यान रखना। हालांकि इसको याद करने का जरूरत नहीं है, तो बस इसलिए बता रहा हूँ ना कि बड़ा क्यूरियोसिटी होता है दिमाग के अंदर, यार ये है क्या श्रोडिंगर इक्वेशन, ये क्या चीज है। बस क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए बता रहा हूँ। याद करने के लिए, इसको यूज करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, ये एच बार क्या होता है? बहुत जगह पे ये यूज होगा आने वाले टाइम में। एच बार का मतलब होता है h अपॉन 2 पाई, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ये 2 पाई। तो प्लैंक कांस्टेंट होता राइट। है। यस सर। तो पूछा जाए भाई, ये जो साई है वहां पे, जो पी ए साई साई बोल रहे हैं हम, ये आखिर किसका फंक्शन वेव है क्या? फंक्शन। हाँ, बोलते इसको वेव फंक्शन है, बट इट इज अ फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, इजंट इट? सो इट यस इज अ सर, ये तो फंक्शन। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है ना। हाँ बिल्कुल, पार्टिकल के पोजीशन का, कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। एट द सेम टाइम जो कोऑर्डिनेट्स है वो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ये टाइम का भी फंक्शन है। सो इट इज अ यस। फंक्शन, so is a function of coordinates of the particles, सर यहाँ पे function of the एक्स बार के coordinates of the जगह पे एच particles। भी तो लिख सकते हैं ना। क्या बेटा? एच बार के जगह पे एच को भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट हाँ है तो। करिए, तो यहाँ पे h अपॉन, हाँ बिल्कुल h अपॉन 2 पाई आप लिखिए यहाँ पे, तो पाई भी आ जाएगा नीचे, बस उसी का फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ, क्या बताया मैंने? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल्स, टाइम। विद रिस्पेक्ट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द particles and the coordinates of the particles is a function of time. So बेटा इसलिए hence psi is also a function of time.
psi is also a function of time. राइट तो बच्चों अब Yes. आप देखो कि कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होंगे जिस सिस्टम का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी v हो, जो कि खुद बदल रहा हो टाइम के साथ, कैसे चेंज होंगे ये इस पूरे खतरनाक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मालूम चलेगा। ठीक है, यही था श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बेटा? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम डिपेंडेंट। राइट, सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं, डायग्राम थोड़ा ढंग का लगेगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस ठीक, कुछ समझ में आ रहा है क्या? सर यस समझ में आ रहा है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कुछ भी इसमें। थोड़ा हाँ ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। मैं पहले ही बोल दिया कि मैथमेटिकल है, इसमें आप कोई चीज अनुभव नहीं कर सकते, कोई चीज देख नहीं सकते, तो इसलिए बस समझने की कोशिश करना है कि क्या कहना चाह रहे हैं मैथमेटिकली, और उसका जो रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। ठीक है, वो रिजल्ट हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खैर, इट इज अ फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स of the particle, and the coordinates of the particle is a function of time and psi is also a function of time। यहां तक मैंने आपको लिखा है। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि साई इलेक्ट्रॉन के या पार्टिकल्स के या सिस्टम के स्टेट के बारे में बता रहा है। ये सुनो, सर यस यस स्टेट मतलब अवस्था, कौन से अवस्था में है वो पूरा सिस्टम, उसके बारे में बता रहा है। बोलिए, समझ में आ रहा है बात? हाँ सर तो जो साई है, इट इज टेलिंग the it is defining the state of the system। यहाँ पे जो सिस्टम है, मैं न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट? इसी के बारे में बता रहा हूँ। सो इट इज डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो आप बोल सकते हो कि ये इसके स्टेट के बारे में बता रहा है। अब जब आप स्टेट के बारे में बताते हो तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं भाई। उसमें आप देखो x1 y1 z1 है, फिर x2 y2 z2 है, x3 y3 z, फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी, टाइम भी है। तो आखिर जो साई है, जो उन्होंने डिराइव किया था मैथमेटिकली सारा, सॉरी, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, उसमें साई आखिर किस तरह का क्वांटिटी, किस तरह का है? क्या ये रियल है या इमेजिनरी है? मतलब ये अगर किसी सेट ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो क्या है? तो बेटा, द स्टेट फंक्शन इज इन जनरल अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक है, अब यहां से मैथमेटिकल सारा चीज हो रहा है, तो इसलिए आप इसको एज इट इज लिखोगे। द स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन कौन सा? साई के बारे में, इज इन जनरल अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी।
कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का इमेजिनरी है मतलब ना? कि हाँ, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मतलब ऐसा जो रियल और इमेजिनरी दोनों को एक साथ रखा हो। जैसे आपने देखा होगा कि a प्लस i टाइम्स b, जहां पे ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। i के साथ जो लगा है इमेजिनरी पार्ट। लिखने के लिए तो हमने लिख दिया, बट इस नंबर का हम नंबर लाइन पे कोई मतलब नहीं है, बल्कि इसके लिए याद है ना कौन सा प्लेन देखते हैं। जैसे रियल नंबर्स के लिए हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसको बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोलिए बच्चों। यस सही है। सर। जबकि इमेजिनरी नंबर्स के लिए कौन सा आता है? आर्गन प्लेन बोलते हैं। सही बोल रहा हूँ क्या? सर यस। यस सर। जिसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऐसे करके होता है। तो खैर थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल की तरफ ना जाए, इसलिए मैं इसको इतने में। तो अब बताइए, कोई चीज जो इमेजिनरी नंबर हो, इसका कोई मतलब है क्या साई का? हालांकि ये क्या किसके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा है कि ये एक फंक्शन है जिसमें सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के, एंड यस वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो ये उसका भी फंक्शन है। लेकिन जो वो फंक्शन है वो क्या रियल फंक्शन है या इमेजिनरी फंक्शन है? तो आंसर है साई इज एन इमेजिनरी फंक्शन। साई इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो ये एक इमेजिनरी फंक्शन है। तो इसलिए साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है बेटा। जैसे मैं बोलूं कि बताओ 2+3 आयोटा, इससे आप क्या समझते हो? तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं समझते इससे, रियल में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बेटा अगर मैं ये बोलूं कि साई से कुछ नहीं समझते हो, लेकिन साई स्क्वायर से कुछ समझते हो क्या? तो बोलोगे हाँ सर, साई यस स्क्वायर का मतलब क्या होता है? साई एंड इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना। तो बेसिकली साई स्क्वायर का मतलब √a² + b²। सही बोल रहा हूँ क्या बच्चों? सर यस। यस। और ये एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि ए बी तो रियल पार्ट है, ए एंड बी तो रियल नंबर्स है ना। सर यस। रियल नंबर का मतलब बेटा 1 2 3 4 5 6, जो भी आप गिनती जानते हो या जो भी डेसिमल वगैरह जानते हो, जितनी भी बातें आप जानते हो सब रियल रियल में आती है। इमेजिनरी का शायद कुछ लोगों ने ही नाम सुना होगा जो भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, बाकी 10th के लेवल में तो वो है भी नहीं। इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा ये मैथमेटिकल है, तो इसके रिजल्ट्स को हमें याद रखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन कम, इसके एनालिटिकल पोर्शन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, आज चूंकि मैं इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ, आपने पढ़ा है तो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट पढ़े होंगे जो एकदम समझ में नहीं आया होगा। जैसे मैं चैलेंज करता हूँ कि ये स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आया होगा कि साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। आया था क्या समझ में? नो सर। बस ऐसे ही याद कर गए थे कि साई इमेजिनरी होता है, उसका कोई। ठीक है, लेकिन अभी लिखने के बाद एटलीस्ट आपका थोड़ा दिमाग चल रहा होगा कि अच्छा इसका ये मतलब था। ठीक है, तो साई हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। राइट बेटा, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। अच्छा, साई कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मॉड ऑफ साई स्क्वायर तो है ना। मॉड ऑफ साई स्क्वायर डू हैव अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। बताइए बच्चों। सर यस सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो आखिर ये क्या करता है भाई, ये क्या बताता है? तो देखो एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बड़े इंस्पायर्ड थे डी ब्रॉय से, डी ब्रॉगली जिनको आप बोलते हो। तो डी ब्रॉगली से बहुत इंस्पायर्ड थे श्रोडिंगर।
तो ये ऐसा इक्वेशन मैथमेटिकल बना के देना चाह रहे थे जो रिजेंबल करे किसको, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बना के देना चाह रहे थे जो वेव मोशन को गवर्न करे। तो इसलिए स्टार्टिंग में जो उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने जो बताया था कि साई का मतलब, ये जो साई है ये एम्पलीट्यूड बताता है वेव का। कौन सा वेव? जो पार्टिकल वेव है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड बताता है। ये बिल्कुल ही बाद में चल करके गलत हो गया, ये चीज एकदम करेक्ट नहीं है। तो उसके बाद ये समझ में आया कि नहीं, वो एम्पलीट्यूड नहीं बल्कि मॉड ऑफ साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और ये क्या बताता है बेटा? ये बताता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब ये क्या होता है भाई? ये नया वर्ड क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ऑफ finding an electron in a given. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब कि साई स्क्वायर का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी, कितनी संभावना है बेटा ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन divided by per unit volume, volume of the space. Per unit volume. तो इससे क्या समझ में आया कि अगर मैं ऐसा कर दूं, इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, dV इज द वॉल्यूम, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी इन गिवन स्पेस dV। मतलब कि अगर मान लीजिए सर ये न्यू ओरिजिन है और मान लीजिए यही न्यूक्लियस है, तो किसी एक बॉक्स जिसका वॉल्यूम dV है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है? अगर ये पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आपको मॉड ऑफ साई स्क्वायर उस पॉइंट का निकालिए और उसमें उसी छोटे वॉल्यूम dV से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आया बात समझ में? यस यस। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखना है, साई इमेजिनरी, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। मॉड ऑफ साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर इनटू dV करना पड़ेगा बच्चों, देन आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में आइडिया लगेगा। इज दैट क्लियर? सभी लोग को समझ में आई ये बात? ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये सारी बातें तो मैंने बता दी, ठीक है। एक बड़ा फेमस सा चीज ये आता है कि इस dV को अगर मुझे लिखना हो तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू dx इंटू dy इंटू dz, क्योंकि मैंने बहुत छोटा लिया है, तो ये जो डिफरेंशियल इसका जो लेंथ है वो dx, विड्थ है dy, ये dz, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसका इंटीग्रल करूं तो अब देखो dx dy dz तीन है, तो तीन बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जितने बार डी है उतने बार इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल हो गया। तो कहां से कहां तक? अगर मैं बोलूं बेटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक x में चला गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक y में भी चला गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक z में भी चला गया, तब बताओ ये जो टोटल आ रहा है इसका वैल्यू कितना आएगा? कोई बता सकता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो Zero. आंसर है नहीं बेटा 1 आएगा।
क्यों, आप समझो, ये चीज क्या बता रहा है? ये बता रहा है इस छोटे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना। तो सर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम कितना वैल्यू है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जब मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, तो हो क्या रहा है कि इस बॉक्स को इतना बड़ा बनाओ कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा फैल जाए। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो सर कहीं ना कहीं तो होगा ना इसमें, यस और नो? माइनस इन्फिनिटी से प्लस तो जब कहीं ना कहीं होगा तो इसका मतलब इतने बड़े बॉक्स में कहीं ना कहीं कंफर्म है, तो प्रोबेबिलिटी 1 है इसका। इतने बड़े बॉक्स में तो 100% चांस है कि मिलेगा, क्योंकि उस बॉक्स ने तो पूरा स्पेस कवर कर लिया ना भाई, स्पेस से बाहर तो कहीं कुछ गया ही नहीं। इस बॉक्स में हमें नहीं मालूम, बट पूरे स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन है क्या न्यूक्लियस के चारों, आंसर है हाँ, बिल्कुल है। तो वही स्टेटमेंट का मतलब। समझ में आया बच्चों? सर यस सर। वेरी गुड। तो दैट्स इट, आज के लिए मैं इतना ही आपको डिस्क्राइब करूंगा बच्चों। अगले लेक्चर में मैं और बताऊंगा, लेकिन मैं फिर बार बार आपसे बोलूंगा कि क्वांटम के बारे में जितना आप ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा आपको, ठीक है? अब हालांकि वो जो मैथमेटिकल कोर पार्ट थे वो लगभग एंडिंग पे है। इसके बाद हम लोग एनालिटिकल पार्ट पे आएंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या थे जब इसको सॉल्व किया गया हाइड्रोजन के लिए, उसका एनालिसिस हमें करना है, और वहीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाएंगे। So that's all everyone. Thank you.